गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपको वीडियो लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा पिछले दिनों मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स टॉपिक पे टोटल 50 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए। आई होप आपने ठीक से समझा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, एंजॉय किया होगा और जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं उसमें उसका फ़ायदा उठाया होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तो पहले से बेहतर समझ में आएगा और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लो। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा कमिंग पब्लिकेशन होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट्री वर्जन। तो मैं इस एलिमेंट्री वर्जन का राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ और जितना प्रिपेयर हो गया है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वो इसमें एलिमेंट्री में बताया जाएगा और कंपटीशन लेवल के फार्मूले और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो बिग फार्मूलाज होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, लेंदी होते हैं, लेवल 3 के डेरिवेशंस होते हैं, लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको मैं एडवांस वर्जन में एडवांस सीरीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये जो बुक मैं राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो मेरी बुक पब्लिश होने वाली है, ये एलिमेंट्री वर्जन है, एलिमेंट्री सीरीज़ है। इसमें ज़्यादातर बोर्ड लेवल का होगा, फार्मूले होंगे कंपटीशन्स लेवल के भी और न्यूमेरिकल्स होंगे बोर्ड और कंपटीशन दोनों के। तो इससे आपका बेसिक क्लियर होएगा। इसको आप ठीक से समझना और एंजॉय करना। आई होप आप में से कुछ लोगों ने जेई मेन दिया होगा रिसेंटली, जेई एडवांस भी दिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा और आप सबके अच्छे रिजल्ट आए होंगे। बाय द वे, किसी बच्चे का अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा तो वो फिर से एफर्ट करे, फिर से समझने की कोशिश करे, फिर से पढ़ने की कोशिश करे, मेरे वीडियो लेक्चर्स को फिर से रिवाइज करे, जहाँ डाउट है मुझसे डिस्कस करे और फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। सो प्यारे बच्चों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना, पहले की तरह समझ में ज़रूर आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा होगा तो उसको फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट करने होंगे, क्योंकि डेरिवेशंस में और एक्सप्लेनेशन में फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स आपको मिलेंगे। उसको सीक्वेंस में आप अपडेट कर लेना। उसके बाद फिर आपको ये टॉपिक समझ में आना शुरू होगा। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। आप देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस टॉपिक इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज स्टेडी एनालिसिस and second part is tangent analysis. So now we will begin with steady analysis. This is first part of this chapter. So बच्चों, what is meaning of steady analysis? ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। The state of a closed circuit in which the voltages across the circuital components, the current through various arms, the charge on each capacitor become fixed or constant is called steady state, and the related analysis is called steady analysis. बच्चों, क्लोज सर्किट का वो स्टेट जिसमें सर्किटल कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेजेस कांस्टेंट होते हैं, करेंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस आर्म्स कांस्टेंट हो जाती है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन द सर्किट कांस्टेंट हो जाता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट और उसकी जो एनालिसिस होती है उसको बोलते हैं स्टेडी एनालिसिस। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले स्टेडी एनालिसिस पढ़ेंगे
उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस पर आएंगे। तब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है स्टेडी स्टेट का, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। दिस इज फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट मेन टॉपिक, electrical conduction, and this topic begins with definition of electric current. So what is meaning of electric current मैं आपको define करने जा रहा हूँ। The charge flowing per unit time in an electric circuit is the measure of electric current in that circuit. That is electric current I equals dq by dt। इसका मीनिंग हुआ बच्चों, dt इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सर्किट के किसी क्रॉस सेक्शन से अगर dt टाइम में dq चार्ज पास किया, फ्लो किया, तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम आई मीन dq by dt को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट I बोला जाता है। द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये आपको मालूम होगा, इसका एब्रीविएशन होता है कैपिटल ए, एंड 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। सिंबल्स में लिखते हैं 1A इक्वल्स 1C पर सेकेंड। नाउ अदर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, जब भी आप फिजिक्स के बुक में इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम देखते हो, डायरेक्शन उसमें दिखाते ज़रूर हैं, पर डायरेक्शन दिखाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी माना गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर माना जाता है, जबकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। मैं इसको एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बच्चों, ये किसी सर्किट का सेगमेंट है, किसी बिग सर्किट का सेगमेंट है। इसमें पॉइंट ओ जंक्शन है। फ्रॉम ए टू ओ 3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है। फ्रॉम बी टू ओ 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है। तो बच्चों, इस जंक्शन से बाहर जाने वाली जो करंट होती है, आउटगोइंग करंट और लिविंग फ्रॉम द जंक्शन करंट, दैट ऑलवेज बिकम्स 3 + 4 = 7। मैं बच्चों ये कहना चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी होती तो 3 और 4 का जो रिजल्टेंट होता है यहाँ पे, वो पैरेललोग्राम लॉ से डिसाइड होता, और अगर ये दोनों वेक्टर होते तो इनका जो रिजल्टेंट होता वो इस थीटा पे डिपेंड करता। बच्चों, आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हो कि थीटा को कम रखो या थीटा को ज़्यादा रखो, जो लिविंग करंट सर्किट में आती है वो एग्जैक्टली 7 आती है। दैट इज़ 3 + 4 स्केलर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करती है, एंड दिस लिविंग करंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 3 + 4 दैट इज़ 7। और ये जो 7 मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो इस थीटा पे कतई डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब डायरेक्शन दिखाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर ही होता है, क्योंकि ये स्केलर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती है। 3 + 4 अलजेब्रा में सम करते हो तो 7 ही मिलता है, और वो थीटा पे डिपेंड कतई नहीं करता है। इस एग्जाम्पल से ये आसानी से समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट सचमुच की स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का पहले आप डेफिनेशन समझ लो। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। प्यारे बच्चों, किसी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी स्मॉल है, से DA, और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलर फ्लो करने वाली करंट वेरी स्मॉल है, DI, तो DI/DA को कहते हैं
magnitude of current flowing per unit cross sectional area, and that is called current density at the center of that sectional area. ये जो स्मॉल एरिया होता है उसके सेंटर पे ये करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट डी का होगा। जे वेक्टर का डायरेक्शन डी के पैरेलल होगा और जे का मैग्नीट्यूड डी अपॉन डी होगा। यहाँ से इसका ऐसा यूनिट आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा यूनिट आएगा एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर। डायरेक्शन वही होगा जो डी का हो। प्यारे बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम का हेल्प लूँगा। जब यूनिट होगा एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा कैपिटल ए एल पावर -2। अब इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये किसी सर्किट का सेगमेंट है और ये कंडक्टर है। इससे माना गया कि इसमें टोटल इलेक्ट्रिक करंट राइटवर्ड जा रही है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये प्लस पे है, ये माइनस पे है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड है और वो राइटवर्ड क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इसमें एक ऑब्लिक सेक्शन बना लो। अगर एक बड़ा सा ऑब्लिक सेक्शन बनाते हो तो उसके प्लेन में एक छोटा सा एरिया वेक्टर मार्क करो। ये बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर होगा और इसका डायरेक्शन इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, डिनोटेड बाय ds वेक्टर। इस एरिया के सेंटर पे करंट डेंसिटी होगी, दैट इज गिवन बाय j वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन j एंड ds इज थीटा। प्यारे बच्चों, अगर इस इंक्लाइंड एरिया ds वेक्टर का एक वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन लिया जाए तो प्रोजेक्टेड एरिया उससे छोटी आएगी और उसको dA बोला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो dA होगा वो करंट के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसको वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जा सकता है। इस वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाली करंट DI होगी और ये जो DS इंक्लाइंड एरिया है उससे भी टोटल गुजरने वाली करंट DI होगी। लेकिन इस पॉइंट पे जो J वेक्टर रेड कलर में दिखाया हूँ, J वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों DI अपॉन DA कहोगे आप, और ये जो इंक्लाइंड एरिया दिखाए हो उस पर परपेंडिकुलर ds वेक्टर दिखाओगे, एंगल बिटवीन टू थीटा दिखाओगे, और dA का डायरेक्शन, dA भी एक वेक्टर ही होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली राइटवर्ड होगा। परपेंडिकुलरली राइटवर्ड का मतलब वो J वेक्टर के पैरेलल होगा। तो प्यारे बच्चों, dA को ds का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मानोगे और उसको लिखोगे dA इक्वल्स ds cos थीटा। एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकालना पहले भी सिखा चुका हूँ। तो आपने क्या सीखा बच्चों? J वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू करंट। आई मीन एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर J वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये तीनों किसी भी पॉइंट पर आपस में पैरेलल होते हैं और dA का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट थ्योरी से ds cos थीटा बोला जाएगा। अब J वेक्टर और ds वेक्टर और DI स्केलर को वेक्टर में कैसे रिलेट करते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। In vector notations, total current I passing through whole cross section of the conductor can be written as integral J dot ds. It has to be integrated on the whole inclined surface. J dot ds integral gives you total current I flowing through whole cross section of the conductor shown above. बच्चों, जब J डॉट डी एस को ओपन करते हो ये आता है मॉड J इंटू मॉड डी एस इंटू कॉस थीटा, but theta is angle between J vector and ds vector.
प्यारे बच्चों, ऊपर मैंने दिखाया है आपको कि डी एस कॉस थीटा को क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए बोलते हैं। अल्टीमेटली टोटल करेंट आई की वैल्यू इंटीग्रल जे डी ए आता है और इसको पूरे क्रॉस सेक्शन पे इंटीग्रेट करना होगा, बिकॉज डी ए इक्वल्स डी एस कॉस थीटा ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर जे कांस्टेंट है आपके क्वेश्चन में, कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर, हर क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर अगर जे का जो वेक्टर है वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर निकाला जा सकता है। तो इंटीग्रल जे डी ए में से जे को बाहर निकालो। प्यारे बच्चों, जे को आप आउटसाइड तभी ले पाओगे जब वो सचमुच का एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जे को यूनिफॉर्म बोला है तब तुम इंटीग्रल के बाहर निकालोगी, मिलेगा इंटीग्रल डी ए ऑन द होल क्रॉस सेक्शन। इंटीग्रल डी ए ऑन द होल क्रॉस सेक्शन का फिजिकल मीनिंग होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, दैट इज जे इंटू ए गिव्स यू आई, मीन्स फॉर जे इक्वल्स आई अपॉन कैपिटल ए। सो प्यारे बच्चों, जे इक्वल्स आई अपॉन ए फार्मूला हमेशा यूज नहीं करोगे, इसका एक लिमिटेशन बनता है। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली इफ जे इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल प्लेन। प्यारे बच्चों, अगर हर पॉइंट पर ये कांस्टेंट नहीं है ताई अपॉन ए कतई नहीं लिखोगे, फिर तो इसका कैलकुलस फार्मूला यूज करोगे। किसी छोटे से पॉइंट पर, किसी स्मॉल एरिया में कैलकुलस फार्मूला आप यूज करोगे डी आई अपॉन डी ए। प्यारे बच्चों, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, लेकिन इसकी वैलिडिटी तब होगी जब डी ए वेरी स्मॉल होगा और डी ए एरिया पे परपेंडिकुलर बहने वाली करंट डी आई होगी। तो डी आई अपॉन डी ए को उस एरिया के सेंटर पे जे माना जाएगा। तो ये जो जे का डेफिनेशन है ये किसी छोटे एरिया के सेंटर पे काम करता है, लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में जे वेक्टर को सचमुच यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तब वैसी कंडीशन में आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जो अभी अभी मैंने डिराइव करवाया है, जे इक्वल्स आई अपॉन ए, आई मीन होल ऑफ द करेंट अपॉन होल ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ये तभी इस्तेमाल करना बच्चों जब जे वेक्टर कांस्टेंट होगा, आई मीन यूनिफॉर्म होगा, तब इसको यूज करना, नहीं तो जे का डेफिनेशन डी आई अपॉन डी ए होता है। गॉट इट? सी द प्रीवियस फिगर फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में समझा दिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का हेल्प लेने जा रहा हूँ। इस डायग्राम में एक कंडक्टर शो किया हुआ है। सपोज दिस इज मेड ऑफ कॉपर और कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस एक बैटरी लगा दी गई है। बैटरी का ईएमएफ V है, V वोल्ट। ये आइडियल बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 माना गया है। जैसा कि आप पहले से सीख चुके हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आती है, क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने का डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे आएगी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट साइड में मूव करेगी, फिर अपवर्ड जाएगी, फिर राइटवर्ड जाएगी और इस कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है, रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। करंट इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और राइटवर्ड जा रही है। फिर राइट एंड से करंट बाहर जाएगी, फिर डाउनवर्ड आएगी, फिर लेफ़्ट आएगी और इस तरह से इसमें करंट का सर्कुलेशन बच्चों क्लॉकवाइज होगा। होल ऑफ द करंट जो इसमें फ़्लो कर रही है उसको मैंने आई सिंबल से दिखाया है और ये पूरे क्रॉस सेक्शन से फ़्लो कर रही है। लेफ़्ट एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करे हो तो हायर पोटेंशियल पे होगा, राइट एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करे हो तो लोअर पोटेंशियल पे होगा। बच्चों, आप सीख चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आई मीन राइटवर्ड होता है। करंट भी राइटवर्ड है
और बता चुका हूँ कि जो जे वेक्टर होता है वो हमेशा करंट के पैरेलल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जे वेक्टर एंड स्केलर करंट आई, ये तीनों राइटवर्ड होंगे हर पॉइंट पर, और माना जा रहा है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। जिसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर जे वेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। तो जे वेक्टर यहाँ कांस्टेंट मान लिया गया है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बच्चों। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सरफेस के करीब होते हैं, सरफेस के करीब होकर फ्लो करते हैं, और सेंटर के आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, फ्लो नहीं करते। रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। रिपल्सन टेंडेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस के काफ़ी करीब चले जाते हैं, और किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सरफेस से होकर बहती है, सेंट्रल पोर्शन में करंट नहीं बहती। रीज़न यही होता है। लेकिन इस डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए माना जा रहा है बच्चों कि होल ऑफ द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस क्रॉस सेक्शन। Therefore, at every point of this cross section, J vector will be uniform. प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है कि जो टोटल करंट आई है, डिराइव करने पर इसका एक फार्मूला आएगा। टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई का फार्मूला आएगा स्मॉल एन ई कैपिटल ए वी डी, वेर स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ज़रा ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में आपको बता दूं। बच्चों, होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी लगाई जाती है और इस सर्किट का स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो हायर पोटेंशियल पे इस्टेब्लिश हो जाता है, यहाँ लोअर पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाता है, राइटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। तो जानते हो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इधर 1 और 2 और 3, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज बाउंड होते हैं, वो न्यूक्लियस छोड़ के बाहर निकल आते हैं, and they are called free electrons, and conduction of electricity is possible only because of free electrons. तो बच्चों, मैं यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया हूँ। मैं मान लूँ कि पर आइटम सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मान लूँ, तो आइटम के बचे हुए पार्ट पर क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी आइटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उस आइटम के बचे हुए पोर्शन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन एटम का है बच्चों, इसको हम लोग केनॉल बोलते हैं। केनॉल, केर्नेल लिखते हैं लेकिन इसको केनॉल रीड करते हैं। दिस इज पॉजिटिव केनॉल। तो एटम का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने के बावजूद ये मूव नहीं करता, ये बहुत हैवी होता है, ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे रुका रहता है। हाउएवर ये लोकली वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो इसमें लोकल वाइब्रेशन होता है, लेकिन ये मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, हल्का होता है, फ्री होता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल चुका है। तो इस कंडक्टर में ब्राउनियन मूवमेंट करते रहते हो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्विच ऑन कर देते हो तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्यू इंटू ई फार्मूले से नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, इस पर भी लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा, इस पर भी लेफ्टवर्ड फोर्स आएगा। सो बिकॉज ऑफ लेफ्टवर्ड कूलम्बिक फोर्स ये मूव करेगा। इमेजिन करो कि यहाँ पे जब मौजूद था वो, यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, और जब यहाँ पे पहुँचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस गैप में एक्सेलरेट होता है। ये जो गैप है इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ।
इस मीन फ्री पाथ आई मीन फ्री स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक्सलेट कराएगा लेफ्ट साइड में। तो जब ये इस वाले कैनाल के पास पहुंचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इस इलेक्ट्रॉन का इस कैनाल के साथ कोलिजन होगा, कोलिजन स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस हीट एनर्जी की वजह से ये लोकली वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इज इट? तो ये जो कोलिजन यहाँ पे होता है, कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कैनाल्स में लोकल वाइब्रेशन सेटअप हो जाता है। बच्चों फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से या नीचे से स्लिप करेगा, स्लिप करके फिर यहाँ पे कोई स्मॉल वेलोसिटी एक्वायर करेगा, फिर वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर वो एक्सेलरेट होगा, फिर यहाँ कोलाइड करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, फिर से हीट जनरेट होगी, और कैनाल्स में लोकल वाइब्रेशन सेटअप हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल पा रहे। रिपीटेड कोलिजन होने की वजह से ये रुक रुक के चलते हैं। जब रुक रुक के चलते हैं तो इनकी एक वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी होता है, और इनकी सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड आता है। अभी मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। लेफ्टवर्ड आता है, और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस फार्मूले में इस्तेमाल करी गई है। तो बच्चों, ये जो फार्मूला है I इक्वल्स ए नी कैपिटल ए वी डी, पहले मैं इसका डेरिवेशन आपको समझाने जा रहा हूँ। डायग्राम का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, अब ये कैसे डिराइव होता है देखो। जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर जे वेक्टर को यूनिफॉर्म माना गया है। जब जे वेक्टर को यूनिफॉर्म माना गया है तो इसके क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर जे का मैग्नीट्यूड बच्चों I अपॉन कैपिटल ए फार्मूला यूज हो सकता है। पहले बता चुका हूँ। I इज़ द होल करेंट, कैपिटल ए इज़ होल क्रॉस सेक्शन। जब जे को I अपॉन ए लिखोगे तो I अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे जे पुट कर डालोगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा एनी वी डी। तो बच्चों, हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन जानना ज़रूरी है। जे इक्वल्स एनी वी डी कैसे डिराइव होता है आप देखिए। बच्चों, ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी उसका टाइटल है, और उसका राइटअप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में ये बुक मेरी पब्लिश होगी। जब पब्लिश होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। जब पब्लिश हो जाएगी तो आप इसकी एक कॉपी अपने टेबल पर रखोगे रिवीजन के लिए। मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि एवरेज जो वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये जो एवरेज क्वांटिटी होती है इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। इसको L अपॉन T लिखा जा सकता है। से इक्वेशन नंबर 1, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। माना जा रहा है कि जो रियर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, डायग्राम फिर से देख लो। अच्छा, मैं Vd को कांस्टेंट मानता हूँ क्योंकि एवरेज है। यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करके लेफ्ट एंड तक पहुँचने में t टाइम लगता है बच्चों, और उसका डिस्प्लेसमेंट L होता है, तो एवरेज स्पीड Vd को L/T लिखा जा सकता है। और जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में मौजूद हैं वो पूरे के पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे और लेड वायर में उतर आएंगे। आई मीन जितने टाइम में राइट एंड का फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड पे पहुँचता है, उतने टाइम में इसके अंदर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इधर लेड वायर में निकल आएंगे। इसको आप याद रखना। तो ड्रिफ्ट स्पीड को सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, L/T लिख सकता हूँ, वही मैंने लिखा है वहाँ पे। Here T is the time taken by the extreme right electron
to move from the right end to the left end of the conductor. During this time interval t, the whole of the free electrons will cross the left end of the conductor. ये मैंने अभी समझाया. Now suppose the total charge on the free electrons in the conductor Q equals capital N E. बच्चों ये टोटल चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है. कैपिटल इन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई. तो बच्चों कैपिटल इन की वैल्यू कैसे निकलेगी? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो. स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ को कंडक्टर का वॉल्यूम कहोगे. कंडक्टर के वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं. नाउ Q इक्वल्स NaL इंटू E. गॉट इट? उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर I इक्वल्स Q/T. इससे माना जा रहा है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए करंट हर क्रॉस सेक्शन पे सेम होगी स्टेडी स्टेट में. एवरी क्रॉस सेक्शन से सेम करंट पास करेगी. करंट को कांस्टेंट माना जाएगा तो इसको Q/T लिख सकती हो क्योंकि ये हर क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट है. बच्चों अगर करंट वेरिएबल होती तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होता. तब कैलकुलस फार्मूला चलेगा dQ/dt. लेकिन माना जा रहा है कि कंडक्टर में स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया है और हर क्रॉस सेक्शन पे सेम करंट पास कर रही है. जब थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन सेम करंट पास करेगी तो इसको कांस्टेंट मानोगे. जब कांस्टेंट मानोगे तो Q/T फार्मूला यूज कर सकती हो. Q का मतलब होल चार्ज ऑफ द कंडक्टर, और होल चार्ज ऑफ द कंडक्टर को कंडक्टर से क्रॉस होने में कुल टाइम लगा है T. सो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. Q की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लो, पुट कर दो. T की वैल्यू यहाँ पुट करो. Na इंटू कैपिटल E को सेपरेट करो, L/T को सेपरेट करो. इक्वेशन 1 से L/T को Vd लिख डालो. नाउ दिस टोटल करेंट I कम्स आउट Ne कैपिटल A Vd. प्यारे बच्चों पहला फार्मूला देखो डिराइव हो गया. और करंट डेंसिटी J को कांस्टेंट माने हो तो I अब पानी फार्मूला यूज़ करोगे. I को कैपिटल A से डिवाइड करो, कैपिटल A से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट होगा. नाउ गिविंग यू NaVd, आई मीन J इक्वल्स NaVd. हेंस प्रूव्ड. बच्चों यही फार्मूला डिराइव करना था. Vd एक वेक्टर है, J एक वेक्टर है. तो अगर वेक्टर नोटेशन में इस फार्मूले को एक्सप्रेस करना हुआ तो बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल्स माइनस NaVd. बच्चों माइनस साइन मैंने क्यों लगाया? माइनस लगने से ये पूरा नेगेटिव स्केलर होगा. जब कोएफिशिएंट नेगेटिव स्केलर होता है तो ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, आई मीन अपोजिट होते हैं. और डायग्राम में आपने देखा कि दोनों वेक्टर अपोजिट हैं. डायग्राम में आपने देखा कि जो Vd वेक्टर है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में है, जो J वेक्टर है वो राइट डायरेक्शन में है. इसलिए हम माइनस लगाते हैं. माइनस लगने के बाद डिफाइन हो जाएगा कि दिस टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, आई मीन अपोजिट टू ईच अदर. एक बार डायग्राम फिर से देख लो, ये दोनों अपोजिट क्यों है. बच्चों इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा. ये कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टी है. जब फोर्स लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो Vd वेक्टर लेफ्टवर्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है और J वेक्टर भी राइटवर्ड है, आई मीन J वेक्टर और Vd वेक्टर अपोजिट हो गए. इसलिए जब उस फार्मूले को वेक्टर नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो एक माइनस साइन वहाँ पे ज़रूर लगाते हैं, बिकॉज J वेक्टर एंड Vd वेक्टर they are opposite to each other. Now your next topic is electric resistance. So first we will define the formula or define the meaning of electric resistance.
The ratio of the potential difference V across the conductor to the current I flowing through it is called the electric resistance capital R of the conductor, provided physical states of a conductor are not changed, that is R equals V upon I. प्यारे बच्चों, कंडक्टर के क्रॉस जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है और कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाली करंट आई, सो वी को आई से डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर आर नॉट चेंज, कंडक्टर का फिजिकल स्टेट ना बदला जाए तभी ये फार्मूला काम करता है, नहीं तो नहीं। बच्चों, कंडक्टर का फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ। अगर हम मटेरियल ना चेंज करें, डेंसिटी सेम रहेगी। टेम्परेचर ना चेंज करें, प्रेशर उस पर जो लगा उसको चेंज ना करें, तो कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं बिटवीन टू एंड्स। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज ओम, पहले से जानते हो। 1 ओम इज ऑल्सो रिटेन एज 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये ओम का सिंबल है, ये वोल्ट पर एम्पियर को ऐसे भी लिखती हो। तो प्यारे बच्चों, मैंने R का डेफिनेशन तो बता दिया, अब आगे देखिए आप। वेरी हाई रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन मेगा ओम एंड वेरी लो रेजिस्टेंस इन माइक्रो ओम। लो रेजिस्टेंस को माइक्रो ओम में मेज़र करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेगा ओम में मेज़र करते हैं। 1 मेगा ओम इज 10 पावर 6 ओम एंड 1 माइक्रो ओम इज 10 पावर माइनस 6 ओम। ये आप पहले से जानते हो। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? आपकी नेक्स्ट हेडिंग है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। फंडामेंटल यूनिट्स में 1 ओम को लिखा जाता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस 3 एंड एम्पियर पावर माइनस 2। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। बच्चों, ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना है मैं इसका डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। देखिए आप, डायमेंशंस ऑफ आर रिटेन एज डायमेंशंस ऑफ V over I एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कैन बी रिटेन एज W by Q, where W is work and Q is charge. Current I repeated, now Q retain in the bottom. प्यारे बच्चों, अगर करंट कांस्टेंट है तो Q को IT लिखते हो। अगर Q को IT लिख देते हो, डिनोमिनेटर में मिलेगा स्क्वायर T, न्यूमरेटर में मिलेगा W। W मीन्स वर्क, वर्क और एनर्जी। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पहले से पता है ml2 t माइनस 2 और I का सिंबल कैपिटल A, देन I स्क्वायर इज कैपिटल A स्क्वायर, ठीक। स्मॉल टी फॉर टाइम, तो टाइम रिप्लेस बाई कैपिटल T सिंबल। इसको डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो टू गेट टू ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। Done. This is dimensional formula for the resistance, hence proved. Now next topic is electric conductance. So how to define this electric conductance? The reciprocal of resistance is called electric conductance. Its SI unit is mho. Mho or ohm inverse or Simon, abbreviation capital S, that is conductance C equals 1 by R, reciprocal of resistance.
डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस आर। प्यारे बच्चों, आर के डायमेंशनल फार्मूले को डिनोमिनेटर में रखो और उसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेने पर मिलेगा m-1 l-2 t³ a²। तो ये कैपिटल आर का जो फार्मूला था उसका ये जस्ट रेसिप्रोकल है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। Now your next topic is Ohm's law. So how to define this Ohm's law? If there is no change in the physical states of a conductor, such as temperature, pressure, material, shape and size, these are parameters which decide physical states of a conductor. अगर इनको चेंज ना करा जाए, then the ratio of potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant. That is V upon I equals constant. And this ratio is known as capital R. And capital R is defined as what? Electrical resistance of the conductor. प्यारे बच्चों, अगर फिजिकल स्टेट ना बदला जाए तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा। इसी को कैपिटल आर बोलते हैं। तो इसको वी आई को आर में मल्टीप्लाई कर दो, वी इक्वल्स आई आर। तो वी इक्वल्स आई आर मतलब वी प्रोपोर्शनल टू आई। प्यारे बच्चों, जब वी प्रोपोर्शनल टू आई होगा तो आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा। आई पे भी सिंगल पावर, वी पे सिंगल पावर। ऐसी सिचुएशन में वी का ग्राफ कैसा आएगा? आई पे सिंगल पावर, वी पे सिंगल पावर, तो आई वी का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, उनके लिए आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। माना जाता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉलो ओम्स लॉ, सो देयर रेजिस्टेंस इज ओमिक रेजिस्टेंस। आई और वी का ग्राफ अगर लीनियर आता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है, तो उस रेजिस्टेंस को आप क्या कहोगे? ओमिक रेजिस्टेंस कहोगे। और जब आई और वी का ग्राफ लीनियर होगा तो माना जाएगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है, आई मीन जो कंडक्टर है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए कंडक्टर आर नॉट चेंज, देन ऑन डेरिवेशन वी गेट द रेशियो वी अपॉन आई इक्वल सेम अपॉन n² टाउ इंटू एल बाई ए। एम अपॉन n² टाउ, इसको कहते हैं रो। सो वी अपॉन आई इक्वल्स रो एल बाई ए, एंड रो एल बाई ए नथिंग बट आर, एंड आर इज अ कांस्टेंट। आर को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू एंड्स। बच्चों, ये जो इतने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसमें स्मॉल एम को कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, small e for charge of electron, small n is number density of electrons, tau is average relaxation time, L for length of the conductor, capital A cross sectional area of conductor, and V is potential difference applied at the ends of conductor, and I is current flowing through the conductor। इतना इसमें जो पैरामीटर्स, उसका मीनिंग मैंने समझा दिया। अब हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। इस फार्मूले का डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। Here I equals current flowing through the conductor in a steady state, and R is constant at a given temperature for a given wire.
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नाउ प्रूफ। सो बच्चों, इस फार्मूले का डेरिवेशन, आई मीन ओम्स लॉ का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस डेरिवेशन को नेक्स्ट एपिसोड में मैं कंप्लीट करूंगा और इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, पेशेंस बनाए रखोगे। तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। शुरुआत करूँगा ओम्स लॉ को डिराइव करने से। आप डेरिवेशन बहुत एंजॉय करोगे, फिर इसके और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि आपको बताया जाएगा। इसमें जो रो सिंबल है बच्चों, इसको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। रो को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगा। तो इस टॉपिक को मैं आज यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।